Hi, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to the probable question for your exam, which is Assistant Environment Engineer exam in Haryana and same exam in Himachal Pradesh also in State Pollution Control Board. अब देखो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनमें सीट्स निकाली हैं फॉर इन द एनवायरनमेंट डोमेन, और ये बहुत इजी है इनको लेना, इनको क्वालिफाई करना, बिकॉज जो सिलेबस है वो नॉर्मली आप लोगों ने नहीं किया होता और काफ़ी वास्ट सिलेबस दे रखा है। डिफ़िकल्ट नहीं है सिलेबस को करना, वास्ट है लेकिन इजीली इसको किया जा सकता है। यूरोपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है पूरे का पूरा इसका मॉड्यूल एंड पूरे का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। मेरा आज का जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक इकोसिस्टम में से 50 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट आप लें और इस तरीके से आप रिवाइज करना स्टार्ट करें। पूरे का पूरा मॉड्यूल भी तैयार है, टॉपिक्स कवरेज तैयार है, आप उसको कर सकते हैं और मेरे को लगता है एक दो मंथ में आप इसको अच्छे तरीके से सारे के सारे सिलेबस को रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। अब ये जो आज का मेरा वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है जो हमने इकोसिस्टम टॉपिक है उसमें से लिया हुआ है। हम 50 क्वेश्चन लेंगे और इसमें जो इकोसिस्टम पहला टॉपिक है आपका, उस इकोसिस्टम को कवर करता हुआ अदर देन मैथमेटिक्स, यहाँ से त्यागी सर का पार्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सिंपल फंक्शंस, लीनियर क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे का सारा जो मैथ्स का इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक क्वेश्चन होंगे मैथ्स में से, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, सारे का सारा करके जाना है। और मैंने ये आपका यहाँ तक जो आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप तक 50 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, और भी क्वेश्चन इसके बनेंगे और इसके टॉपिक्स भी डिटेल में कवर होंगे, वो आप इसको कर लेना। लेकिन ये 50 क्वेश्चन से आपको इस टॉपिक इकोसिस्टम का आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक आपने किस तरीके से कवर करना है। सो ये आपके क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करते हैं और कैसे आपने इसको रिवाइज करना वो मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन या रिवीजन थ्रू क्वेश्चन कैसे होता है, मैं आपको टॉपिक करवाऊं और उसके बाद उसका क्वेश्चन करवाऊं। और दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन करवाया और उसमें इतना कंटेंट आपको दे दिया कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे ये आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात, क्वेश्चन उसके बात कर रहा है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में फॉरेस्ट कवर कितना बताया गया है, कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि हमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो पहला पॉइंट कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पार्लियामेंट ने बनाई थी और उससे पहले जो थी 1952 थी, लेकिन अब जो है 1988 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने जो सजेस्ट की थी वो ये था कि जो लोकल कम्युनिटी हैं, जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं, उनको एम्पावर करो और उन कम्युनिटीज को अगर तुम एम्पावर करोगे तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी भी डेवलपमेंट होगी। अगर तुम फॉरेस्ट के लोगों को एम्पावर नहीं करोगे तो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कभी नहीं हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो था, इसमें एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एक बनाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नेशनल जॉइंट फॉरेस्ट एक मैनेजमेंट प्रोग्राम JFM इनिशिएट किया था। ये भी इसी पॉलिसी के अंडर था। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में और फिर बाकी स्टेट्स में इसको लाया गया। और जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कितना फॉरेस्ट कवर प्लेन एरिया में और हिल एरिया में होना चाहिए। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ये बोलता है कि जो प्लेन एरिया है वहां पे 33% कवरेज होना चाहिए और जो आपका हिल एरिया है उसमें 67% कवरेज होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया को, उस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिसमें प्रोड्यूसर से लेके कार्निवोर्स तक को एक हमने दिखा रखा है। बेस में प्रोड्यूसर है और टॉप में कार्निवोर्स दिखा रखे हैं जो टिप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का क्या नाम है? तो ये जो अलग अलग आपके बेसिकली स्पीशीज हैं, बायोमास हैं, ये अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे फूड चेन के जो दिखाए जाते हैं उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? उसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड आपका सीधा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसी इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम ट्रॉफिक पिरामिड या एनर्जी पिरामिड भी है। और एनर्जी पिरामिड इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हर लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे
बेसिक लेवल पे जहां प्लांट आते हैं वहां पे सोलर एनर्जी आती है और वो सन की एनर्जी लेके जो बेसिक सोर्स है उसको फोटोसिंथेसिस वगैरह के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें सोलर एनर्जी आती है और प्लांट उस एनर्जी को लेते हैं, फिर प्लांट को आगे अलग अलग जो बायोमास स्पीशीज हैं वो खाती हैं और एनर्जी हर स्टेज पे आपकी कम होती चली जाती है, कंज्यूम होती चली जाती है। तो वही सारे के सारे पिरामिड को जो नाम है वो ट्रॉपिक पिरामिड, एनर्जी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड उसका नाम बताया गया है। और ये बताता है कि सन से एनर्जी आने के बाद हर लेवल पे एनर्जी ट्रॉपिक लेवल पे कैसे हमारी चेंज होती है। ये डायग्राम ध्यान से देखना और इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एनर्जी लेवल आपका चेंज होता है। बेसिक लेवल पे जैसे आप देख पा रहे हैं 100% एनर्जी सोलर एनर्जी आती है बेसिक लेवल पे, और बेसिक लेवल पे आपका प्रोड्यूसर होता है जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, वो आपके प्लांट होते हैं, वो एनर्जी को लेते हैं सन से। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाता है, ग्रास हॉपर वगैरह जो एनर्जी खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, फिर टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक, और साथ में बैक्टीरिया फंगाई वगैरह जो होती है वो आपके डीकंपोजर भी होते हैं जो रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। इस तरीके से हर स्टेप पे आप आगे चलते जाएंगे तो इकोलॉजिकल पिरामिड आपका बनता है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? अब आप जानते हैं अलग अलग इकोसिस्टम है, उसमें सबसे स्टेबल इकोसिस्टम किसको माना गया है सारे के सारे इकोसिस्टम के अंदर? तो ओशियन सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। और भी इकोसिस्टम है जिनमें लेकिन चेंज आता रहता है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे आप फॉरेस्ट देख लो, आप डेजर्ट देख लो, इन सब के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन ओशियन के अंदर चेंज उतना नहीं आता। जैसे फॉरेस्ट है, अगर वहां पे लैंडस्लाइडिंग हो गया या वहां पे रेन फॉल हुआ या वहां पे रेनफॉल का इम्पैक्ट आपका फॉरेस्ट एरिया में होगा, जंगल की आग लग गई, चेंज हो रहा है, या रिवर उसको चेंज कर रही है, लेकिन ओशन में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ओशन एक बहुत ही स्टेबल आपका बेसिकली इकोसिस्टम है। कैटलॉग और इन्वेंट्री, जिसमें सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रखे जाते हैं किसी एनिमल स्पीशीज के, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जो एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं और उनको बेसिकली कैटलॉग करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं। इन सारे बिहेवियर्स को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका कई पर्पस होते हैं कि इन एनिमल्स के बिहेवियर को जब हम ऑब्जर्व करें, जैसे कई फील्ड ऐसी हैं जो ओनली कैट बिहेवियर को स्टडी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, वो कैट को स्टडी करती हैं, कैट ऐसा क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, फिर वर्ल्ड ओवर उसका एक स्टैंडर्ड कैटलॉग बनता है। तो उस कैटलॉग का नाम क्या है? उसको इथोग्राम बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए इथोग्राम होता क्या है, और ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इथोग्राम जो है वो बेसिकली एक इन्वेंट्री है, एक स्टॉक है, एक कैटलॉग है, एक बुक है, जिसमें हम पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज का सारे का सारा बिहेवियर जो ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसके एक्शन है, पोस्चर क्या है, वोकलाइजेशन कैसा है, वो सारे के सारा हम उसमें नोट करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? उसमें हमारा बिहेवियर नोट होता है, बिहेवियर को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, नोटेशन दिए जाते हैं, सिंबल नोटेशन दिए जाते हैं, और इस तरीके से हम उसको कैटलॉग कर देते हैं एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज के बिहेवियर को। इथोग्राम से क्या बेनिफिट होता है, क्या रोल है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने में इथोग्राम का? आप जानते हैं फ्रेंड्स, एक चीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जितने भी रिसर्चर हैं, चाहे वो इंडिया में बैठा है, कहीं और बैठा है, जब वो रिसर्चर किसी पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी करेगा, जैसे आप लॉज जानते हैं, फिजिक्स का कोई लॉ है, चाहे वो आप यूएस में पढ़ो चाहे आप इंडिया में पढ़ो, लॉज जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं और उसी के थ्रू हम उसको पढ़ते हैं। सिंबल स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर का सिंबल आपने डिग्री सेंटीग्रेड या थीटा रख दिया तो एक सिंबल है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। वैसे ही हम सारे के सारे इसको जो फील्ड ऑफ नॉलेज है इसको स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स हम कोई भी चीज मिस नहीं करें, सारा उसको नोट करें, क्वांटिफाई करें उसको, वेलफेयर असेसमेंट करें कि वेलफेयर कैसे प्रमोट हो सकता है एनिमल का, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें। तो कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो है, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज जो है, उसका एक पर्पस होता है उसको पढ़ने का। और इथोग्राम पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ रिलेटेड एक सब्जेक्ट है कि पर्टिकुलर स्पीशीज को पढ़ना है, उसके बिहेवियर को पढ़ना है, उसको इथोग्राम बोलते हैं। और उसका भी पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस, कि एनिमल का भी वेलफेयर उसमें रहे। स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग एक्सक्लूसिवली फाउंड इन सिंगल डिफाइंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं स्पीशीज की जो उसी पर्टिकुलर एरिया में
कोई स्पीशीज पाया जाए, कहीं और ना पाया जाए, ये यहीं पे मिलता है। सिंगल हॉर्न रिनोसस यहीं पे मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं। फिर नीलगिरी जो गाय है वो यहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। वैसे एशियाटिक लॉयन यहीं मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। उस चीज को हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिज्म क्या होता है? वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई पर्टिकुलर एनिमल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलता है, कहीं और वो नहीं मिलता। इसको एंडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक नहीं। पेंडेमिक होता है वाइड स्प्रेड, मतलब कहीं जैसे कोविड वायरस था वो पेंडेमिक था, सब जगह फैल जाना। एंडेमिक पेंडेमिक, पेंडेमिक जो सब जगह फैल जाए, चाइना में भी कोविड वायरस है, इंडिया में कोविड वायरस है, उसको पेंडेमिक बोल दिया। एंडेमिक भाई साहब ये यहीं का है, ये यहीं से रिलेटेड आपकी टर्म है, तो एंडेमिज्म बोल दिया उसको। जैसे ये कुछ इंडिया के एंडेमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट में लॉयन होते हैं जिनको एशियाटिक लॉयन बोलते हैं। फिर एक पूंछ जिसकी होती है, लॉयन की तरह की पूंछ होती है, देखो ये लॉयन की पूंछ और इसकी पूंछ एक जैसी दिखेगी, वो मकॉक है जो वेस्टर्न घाट नीलगिरी में मिलता है। एक और बात तुम्हें बता दूं, जो वेस्टर्न घाट है वो बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे ज्यादा एनरिच्ड है। अगर इंडिया में भी अलग अलग बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में भी, वो हिमालयन रीजन नहीं है, नीलगिरीज नहीं है, और कोई नहीं है, वो आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सो ये कुछ एंडेमिक स्पीशीज के एग्जांपल। इंपॉर्टेंस क्या है एंडेमिक स्पीशीज का? ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने इकोसिस्टम में, और ये बताता है कि कितनी यूनिक है बायोडाइवर्सिटी, और वहां पे बायोडाइवर्सिटी की कितनी अच्छी प्रोटेक्शन है। अगर कोई एंडेमिक स्पीशीज अपनी बायोडाइवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव कर रही है और ग्रो भी कर रही है, तो दैट मीन्स वहां का बायोडाइवर्सिटी काफी एनरिच्ड है। ओके, कौन सा फैक्टर जो है वो फूड चेन को डिमिनिश करता है? कौन सा फैक्टर ऐसा है जो फूड चेन जैसे से आगे की तरफ जाती है वो फैक्टर कम होता चला जाता है? फूड चेन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट लेता है, फिर वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, उसके प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर वगैरह आ गए, फिर आपके फ्रॉग वगैरह आ गए, फिर कार्निवोर्स आ गए। जैसे से आगे चलती गई फूड चेन, वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। डिमिनिश मींस कम होता चला जाएगा। सो एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी पिरामिड के थ्रू भी हमने दिखाया था। हर लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाएगा। और इसका पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है? वो इनएफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सन एनर्जी से स्टार्ट होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो सन है, प्लांट जो है वो एक प्रोड्यूसर है, वो सन एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेता है और केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो प्लांट सोलर एनर्जी को लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, और फिर प्लांट को खा जाता है ग्रास हॉपर वगैरह, फिर आगे चलता जाता है और एनर्जी कम होती चली जाएगी। सो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी आपकी कंज्यूम होती जाएगी। हर्बीवोरस जो बेसिकली प्लांट खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्लांट खाते हैं वो एनर्जी अपने टिश्यूज में रखते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो कार्निवोर्स खा जाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, वो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं और कंज्यूम करते चले जाते हैं। एक रूल होता है जिसको 10% एनर्जी रूल बोलते हैं। 10% एनर्जी ही मिलती है एट वन ट्रॉपिकल लेवल और दूसरे को जब वो ट्रांसफर होती है। सो ऑन एन एवरेज ओनली अबाउट 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है आगे। बाय द टाइम जब आप हायर लेवल पे पहुंचते हो कार्निवोर्स के, तो एनर्जी का लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है। तो हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, पिरामिड मैंने आपको दिखाया था, हर प्रीमियम पिरामिड लेवल पे एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि कितना परसेंट एनर्जी लेवल कम होता है और कैसे कम होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इज लिंडमैन एफिशिएंसी प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? तो ये एनर्जी प्रिंसिपल है जिसको 10% रूल भी बोलते हैं। ये बोलता है कि ओनली 10% एनर्जी अवेलेबल जो होती है एक लेवल पे, वो नेक्स्ट लेवल को जाती है। तो फूड चेन जो है वो कम ऑर्गेनिज्म हायर लेवल पे क्यों है कंपेयर टू लोअर लेवल, उसका रीजन यही है। तो पिरामिड क्यों बनता है? पिरामिड का मतलब क्या है कि भाई प्लांट सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कि शेर ज्यादा है इस दुनिया में या प्लांट ज्यादा है, आप बोलेंगे प्लांट ज्यादा है।
शेर कहाँ बैठा हुआ है? सबसे ऊपर बैठा हुआ है पिरामिड में, कार्निवोर्स, शेर। हम भी नहीं है कार्निवोर्स, हम भी हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, लेकिन शेर तो खाता ही मांस है, घास थोड़ी खाता शेर। तो नीचे क्या घास है? घास और शेर। सबसे नीचे कौन बैठा है? घास। सबसे ऊपर क्या बैठा है? शेर। तो सबसे ज्यादा नंबर अमाउंट किसका है? घास का। एनर्जी लेवल सबसे पहले सन से किसने ली? घास ने ली। फिर आगे आगे चलते चलते वो कम होती चली जाएगी। वही है आपका एफिशिएंसी प्रिंसिपल। 10% रूल भाई साहब किससे रिलेटेड है? लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। 10% एनर्जी जो एक ट्रॉपिक लेवल पे है वो ट्रांसफर कर दी जाती है दूसरे लेवल को, और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हो टॉप पे कार्निवोर्स हैं, एनर्जी अवेलेबल कम हो जाती है। पर आप बोलोगे सर शेर में तो बड़ी एनर्जी है, घास में एनर्जी कम है। ये उसकी बात नहीं हो रही है, शेर के एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है कि जब सोलर एनर्जी आती है अर्थ तक, सोलर एनर्जी का कन्वर्शन प्लांट करवाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो अकॉर्डिंगली ये उसकी बात हो रही है। तो ये याद कर लेना भाई साहब कि आपका प्रोड्यूसर होते हैं, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो एनर्जी यहां से ये तीनों लूज हो रही है, लेकिन जो प्लांट है वो एनर्जी आपके गेन करते हैं, वो इसको एनर्जी पिरामिड बोलते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई साहब एनर्जी पिरामिड है क्या। ये डॉक्यूमेंट ले लो और इसको पढ़ो। इस डॉक्यूमेंट के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेचुरल प्लेस जहां पे कम्युनिटी रहती है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए इनका टर्म्स का मतलब क्या है। हैबिटेट एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, जिसमें उसको खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, वो उसका हैबिटेट होता है। तो आपका हैबिटेट कहां पे है? जहां पे आप रहोगे, जहां पे आप खाओगे। हैबिटेट के कुछ हैबिटेट जो होता है ना, अगर मैं आपको पूछूं क्या जो मून का सरफेस है, लूनर सरफेस जो है चांद, क्या वो हैबिटेट बन सकता है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि हैबिटेट के अंदर कुछ होना चाहिए। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर फिश की बात करें तो उसको पानी वाला हैबिटेट सूट करेगा, हम लोगों को लैंड वाला हैबिटेट सूट करेगा। तो फिजिकल फैक्टर भी होने चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, ये सारी की सॉइल वगैरह मिलना चाहिए। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म उनकी अलग अलग नीड हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की नीड अलग है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली ड्राई हॉट एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करते हैं, जैसे आपके डेजर्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके बहुत ही वेट रीजन और जहाँ पे सोलर एनर्जी कम हो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो हर एक बेसिकली स्पीशीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। रेन फॉरेस्ट जो फ्रॉग है उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे जो कॉफ़ी है, टी है, उसके प्लांट हर जगह नहीं होते हैं। टी प्लांट को अलग रिक्वायरमेंट है, कॉफ़ी प्लांट को अलग रिक्वायरमेंट है। तो हैबिटेट में फिजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बेसिकली प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं और कंपीट भी करते हैं, एक दूसरे को खाते भी हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी है। साइज एंड स्केल, बेसिकली वो भी एक मैटर करता है कि छोटे से छोटा हैबिटेट भी हो सकता है और बड़े से बड़ा ओशन भी हैबिटेट हो सकता है। वेल मछली का हैबिटेट जो है बहुत बड़ा सी ओशन का रीजन होगा। जो एक लॉयन है, अब लॉयन के लिए, कुएं के लिए, जो मेंढक के लिए कुआं भी हैबिटेट है। मेंढक देखो छोटे से कुएं में रहेगा। शेर को बहुत बड़ा एरिया चाहिए, शेर सर्वाइव नहीं कर सकता। तभी जू जो है वो हैबिटेट नहीं बनेगा उसके लिए। जू बहुत ही, क्योंकि उसके अंदर साइज भी क्राइटेरिया है। तो जू के अंदर एनिमल को क्यों नहीं रखने के लिए बोलते हैं कुछ लोग? क्योंकि वो हैबिटेट को डिफाइन नहीं करता, उसके स्केल और साइज के हिसाब से मैच नहीं करता। हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा इकोसिस्टम वो हमें देते हैं। वाटर, एयर, फूड प्रोडक्शन, ये सारे के सारा हमें यहां से मिलता है। कौन सा ऐसा है भाई साहब जो हैबिटेट का एग्जांपल नहीं है? जो मैंने आपको पहले बताया कि हैबिटेट अगर चाहिए तो हमारे पास ये चीजें चाहिए। हमारे पास फिजिकल फैक्टर चाहिए, बायोलॉजिकल फैक्टर चाहिए, हमारे स्केल और साइज चाहिए, जो हमारे पास ये नहीं मिलेगा, जू के अंदर नहीं मिलेगा। तो क्या डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं ये देख लो जरा ध्यान से। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, फ्रेश वाटर हैबिटेट। जैसे फ्रेश वाटर क्या होता है? रिवर, पॉन्ड, ये सारे के सारे यहाँ पे कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो रिवर या फ्रेश वाटर फिश होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सॉल्ट वाटर, जैसे आपका सी हो गया। ओशन, ओशन भी एक हैबिटेट है। और ये भी तुम्हें बता दूं कि सबसे बड़ा जो हैबिटेट है और स्टेबल, वो ओशियन ही है।
70% ऑफ प्लेनेट अर्थ का जो हैबिटेट है सरफेस का वो ओशियन ही है, और यहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है, जैसे फिश हो गया, कोरल रीफ हो गया, वेल, डॉल्फिन, मतलब बहुत टाइप का यहां पे हैबिटेट, अलग अलग टाइप का हैबिटेट है। बताओ भाई साहब ये कौन सा लॉ है? शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये कौन सी टॉलरेंस हो गई, कौन सी टॉलरेंस का लॉ है ये? देखो ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विक्टर शेल्फोर्ड। उन्होंने इकोलॉजी का फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया था। अब टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम कर रहे हैं, इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया था इकोलॉजी का, और जो है लॉ ऑफ टॉलरेंस। अब ये बोलता है, ये रिलेशन बताता है ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल और एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच में, कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या नहीं, उसका टॉलरेंस लिमिट के अंदर होना चाहिए। क्या वो स्पीशीज टॉलरेट कर पाएगा ये टाइप का एनवायरनमेंट? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मछली है, फिश अगर पर्टिकुलर ओशियन टेम्परेचर वाटर में रह सकती है तो उसी में रह सकती है। आप ऐसा भी जानते हैं कि बहुत ठंडे ओशियन भी है, अंटार्कटिका वगैरह की तरफ चले जाओ, और बहुत गर्म भी है, आप इक्वेटर की तरफ चले जाओ, तो कुछ फिश जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है, उसका टॉलरेंस उतना ही है। तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और जो आपका रेंज है एनवायरमेंटल फैक्टर की, उसके बीच के रिलेशन को लॉ ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है? वो एक ऑप्टिमम जोन है जहां पे ऑर्गेनिज्म बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, अभी देखो विंटर चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, मैंने ये डाला हुआ है स्वेटर वगैरह, बहुत हार्श विंटर हो जाएगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और भी ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो तुम देखते हो कि हीट वेव में लोग मर भी जाते हैं, ठंड से लोग मर जाते हैं, गर्मी से लोग मर जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर प्रेशर भी बहुत कम हो जाए, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते तुम चले जाओ ऊपर, कारगिल चले जाओ, सांस नहीं आता वहां पे, तो बहुत मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है वहां पे। तो पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो एक रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ ऑप्टिमम रेंज होती है, और एक होता है तुम्हारा ऑप्टिमम रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस जहां तक तुम सर्वाइव कर सकते हो, मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, चलो मरोगे नहीं, 50 पे मरना स्टार्ट हो जाते हो, यहां पे आपका लेट से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई बात नहीं, हीटर वीटर जला के सर्वाइव कर लेंगे, वो रेंज है। और ये कंफर्ट जोन किस में है, ऑप्टिमम किस में है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट से अगर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है तो हम कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है। तो ये ऑप्टिमम रेंज है और ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है, और उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। सो बहुत कम लोग यहां सर्वाइव कर लेते हैं, यहां भी रह लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी इसके अंदर करते हैं। इसीलिए तुम देखोगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड में जो है, चाइना, इंडिया, अगर तुम देखोगे कहीं ना कहीं तो आप देखोगे कि इस रेंज में टेम्परेचर की वजह से है। जो बहुत ही ठंडे एरियाज हैं या बहुत ही गर्म एरियाज हैं, वहां बहुत पॉपुलेशन नहीं होती, तो आपकी एक इस रेंज में ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव एंड थ्राइव करते हैं। तो जोन ऑफ टॉलरेंस जितना तुम टॉलरेट कर सकते हो, और ऑर्गेनिजम्स रेंज ऑफ टॉलरेंस जो ऑप्टिमम रेंज है। तो ऑप्टिमम जोन जो है, ये ऑप्टिमम रेंज, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स की रेंज ऑफ टॉलरेंस, जहां पे मैं टॉलरेट कर सकता हूं। और जोन ऑफ टॉलरेंस मींस जहां पे दोनों साइड आप रह सकते हो, रेंज ऑफ कंडीशन जहां ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, मतलब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं कर सकता पर सर्वाइव कर सकता है। जैसे बहुत ज्यादा ठंड में भी सर्वाइव तो कर ही जाएंगे, लेकिन हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा अपने आप को, सर्वाइवल तो हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। लॉ ऑफ टॉलरेंस का भाई साहब सिग्निफिकेंस है क्या? क्या सिग्निफिकेंस है लॉ ऑफ टॉलरेंस का? तो क्यों लॉ ऑफ टॉलरेंस हमें, शेल्फोर्ड का जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या बताता है हमें? आंसर इज, पहले तो ये हैबिटेट की सूटेबिलिटी बताता है। ये बताता है कि कहां पे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। लिमिटिंग फैक्टर बताता है। एनवायरमेंटल फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं अगर वो बेसिकली टॉलरेंस रेंज के बाहर चले जाएं। तो बेसिकली अगर और फैक्टर आपके फेवरेबल हों भी, तब भी ऐसे कुछ फैक्टर आपको जरूर चाहिए जहां पे कि तुम सर्वाइव कर सको। तो वो आपको ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताएगा जो आप डिफाइन कर सकते हैं एज लिमिटिंग फैक्टर के। इसके बियॉन्ड हम नहीं सर्वाइव कर सकते, ये तो हमें चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं है। जब हमने टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की एक रेंज बता दी आपको, वो आपके लिमिटिंग फैक्टर हो जाएंगे।
कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि कंजर्वेशन अगर हमें करनी है किसी स्पीशीज की तो हमें कैसा एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की बात बताता है। आजकल जो हम बोल रहे हैं कि आपने सुना होगा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें बोला हुआ है कि प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चेंज नहीं होने देना चाहिए हमें, अदरवाइज प्लेनेट के लिए खतरा है। क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर बढ़ गया, एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है 14, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ज्यादा बढ़ गए या 2 तक तो बिल्कुल मत जाने देना। अगर 16 डिग्री भी हो गया तो लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पीशीज खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और क्योस फैल जाएगा प्लेनेट अर्थ के ऊपर। अब ये किस चीज का एग्जांपल है कि फिश जो है वो ओनली पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकती है। फिश जो है वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकती है। ये किस चीज का एग्जांपल है? तो आंसर है ये शेलफोर्ड लॉ का एग्जांपल है। और कुछ एग्जांपल भी उसने दे रखे हैं, जैसे प्लांट है पर्टिकुलर पीएच रेंज तक वो ग्रो करते हैं ऑप्टिमली, और अगर सॉइल का पीएच एसिडिक या अल्कलाइन हो जाए बहुत ज्यादा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी तक इंसेक्ट सर्वाइव करता है, उसके बाद नहीं करता। तो बेसिकली ये जो शेलफोर्ड का जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है ये समझने के लिए कि ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, कि क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव एंड थ्राइव कर सकता है कि नहीं। सर्वाइव मतलब सर्वाइव कर जाएगा, थ्राइव मींस ग्रो कर जाएगा। तो सर्वाइव करना ही नहीं होता, ग्रो करना भी होता है एक, तो कर जाएगा कि नहीं वो यहीं से पता लगता है। अब भाई साहब कुछ जो हमारे स्पीशीज की एनरिचमेंट, स्पीशीज के इवननेस और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो स्पीशीज इवननेस क्या होती है, वो किस चीज से रिलेटेड है? तो स्पीशीज की इवननेस वो कितने पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर स्पीशीज में हैं उससे रिलेटेड एक टर्म है स्पीशीज की इवननेस। जैसे मैं बताता हूं क्या होता है। ऑर्केस्ट्रा और रॉक कंसर्ट का हम एग्जांपल लेंगे। ऑर्केस्ट्रा तुमने देखा है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट का इक्वल वेटेज है, हर इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। दैट मींस इक्वल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन है हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो वैसे ही किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर अगर हर तरह का स्पीशीज, कितने स्पीशीज हैं ऑर्केस्ट्रा में, कितने टूल हैं? 10 टूल हैं सर। और ऑर्केस्ट्रा के अंदर जो 10 टूल हैं उनका नंबर कितना है सर? हर एक एक टूल है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर तुम बोलो कि सर 10 तरह के टूल हैं लेकिन एक टूल बहुत ज्यादा नंबर में है, एक टूल 15 बार, 15 टूल हैं उसी टाइप के और बाकी जो 9 टूल हैं वो एक है और ये 15 हैं, मतलब ये टाइप के 15 हैं और दूसरी टाइप के एक ही हैं, तो इवन नहीं हुआ। वो कितनी टाइप्स हैं? 10 टाइप्स हैं, ठीक है, वो एनरिचमेंट है, वो रिचनेस है उसकी, लेकिन हर एक टाइप एक बार ही है, वो इवननेस है। एक और होता है रॉक स्टार। रॉक स्टार जो आपका रॉक कॉन्सर्ट जो होता है उसमें एक जो गाने वाला है सारा ध्यान उसी के ऊपर है, जो बजाने वाले लोग हैं पीछे जो म्यूजिक बजा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं होता। तो जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें सबके ऊपर ध्यान है और जो रॉक स्टार उसी के ऊपर ध्यान है रॉक कंसर्ट में। तो रॉक कंसर्ट इवन नहीं है लेकिन ऑर्केस्ट्रा इवन है। तो ये होता है स्पीशीज का इवननेस से रिलेटेड कंसेप्ट, कि अगर आपका हर स्पीशीज का जो नंबर है वो सेम है, सेम टाइप के नंबर है, तो उसको इवननेस बोलते हैं। अब मैं इसका एक और यहां पे सिंपल करके तुम्हें समझाता हूं। मेरे पास 2 इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम नंबर 1, ये इकोसिस्टम नंबर 2। ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम मैंने ए कर दिया और ये है इकोसिस्टम बी, ये है इकोसिस्टम बी। अब इसमें लेट अस से स्पीशीज जो हैं वो स्पीशीज को मैंने बोल दिया 1, जैसे ये स्पीशीज है बी सी डी। इकोसिस्टम लेट से कोई नाम दे देते हैं इसमें हम इकोसिस्टम, इसका नाम हमने Z दे दिया, इस इकोसिस्टम का नाम हमने X दे दिया, लेट से कोई नाम दे दिया हमने। इसमें बी सी डी ई ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 2। इसमें भी बी सी डी ई स्पीशीज हैं, 2 2 2 लेकिन 15। अब ये जो है वो इवन है, इवन स्पीशीज, ये नॉट इवन है, अनइवन है, ये इवन नहीं है। दैट मींस इसमें ई टाइप के स्पीशीज बहुत ज्यादा है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम एक्स है, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो इवन नहीं है, अनइवन है।
और ये उसकी स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता। क्या रीजन है कि ये एक तो बहुत ज्यादा है लेकिन बाकी स्पीशीज नहीं है, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए सही नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो स्पीशीज की। कितने टाइप की स्पीशीज हैं वो रिचनेस है उसकी, अलग अलग टाइप की स्पीशीज। अगर मैं इसमें बोल दूं कि इसमें ए भी है, बी भी है, सी डी ई एफ जी, 2 1 2 ए, तो ये ज्यादा रिच हो गया। रिच क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो गई। लेकिन इवन है या नॉन इवन है वो इस पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज कितनी है, वो आपका इवन नॉन इवन है। इसको एक बार पढ़ना आप, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा भी। एक होता है बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इंडेक्स। बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो रिच और इवन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वो रिच का भी कॉम्बिनेशन होता है और इवन का भी कॉम्बिनेशन होता है, उसमें दोनों चीजों को जोड़ के डाइवर्सिटी देखी जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि किसी जगह बायोडाइवर्सिटी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं फॉरेस्ट का और एग्जांपल लेता हूं मैं डेजर्ट का। बताओ नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा कहां पे होंगी, फॉरेस्ट में या डेजर्ट में? फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के प्लांट होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल होंगे, डेजर्ट में क्या होगा? तो बेसिकली फॉरेस्ट में जो है ना, फॉरेस्ट में रिचनेस बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट के अंदर स्पीशीज अलग अलग टाइप के बहुत ज्यादा होंगे और वो उसकी रिचनेस को शो करता है। और इवननेस क्या होता है कि अगर एक तरह का एनिमल है और दूसरे तरह का एनिमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब उसमें जो एक तरह का एनिमल है बहुत ज्यादा नंबर में है, दूसरे तरह का एनिमल है ही नहीं, फिर वो इवन नहीं होगा। और इवन और रिचनेस को अगर मैं जोड़ दूं तो वो डाइवर्सिटी बनती है। इन दोनों को मिलाकर डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है। तभी तो जब हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न घाट हाईली डाइवर्स हैं, मतलब वहां स्पीशीज भी ज्यादा हैं और इवन नंबर भी होगा वहां पे, इसलिए उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और कौन कौन से इंडेक्स है जो बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं? शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शिम्पसन, पीलो, ये नाम थोड़े से याद कर लेना, ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी नंबर हैं। अब उसने एग्जांपल दिया कि 2 मीडो, मतलब घास का खुला जो खेत है उसको मीडो बोलते हैं, वहां पे 10 प्लांट स्पीशीज हैं और इक्वल नंबर है उसमें पर स्पीशीज, मतलब इवन है, वो हर स्पीशीज के इक्वल नंबर हैं। लेकिन जो दूसरे वाला है वो बहुत से बेसिकली जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत ज्यादा नंबर में, दूसरा बहुत ही कम नंबर में, उसको लो इवननेस बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? वो ये पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी इंडेक्स किसका ज्यादा होगा। देखो दोनों ही इक्वली रिच हैं, रिचनेस दोनों में सेम है। 2 मीडोज हैं, मतलब 2 घास के बड़े बड़े एरियाज हैं, मान लो आप 2 फॉरेस्ट एरियाज हैं जो भी हैं, दोनों में 10-10 स्पीशीज है। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर है तो रिचनेस तो बराबर हुई। लेकिन दूसरे में क्या है? इवन नहीं है। इवन नहीं है मतलब उसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत ज्यादा नंबर में है और दूसरी स्पीशीज कम नंबर में है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम Z, इकोसिस्टम X। इकोसिस्टम जो X था उसके अंदर आपका अगर मान लो दोनों के अंदर स्पीशीज बराबर हैं, लेकिन एक स्पीशीज 15 है और एक 2-2 है, तो इवन नहीं हुई। और डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी में दोनों देखा जाता है। तो अगर आपको को पूछे कि डाइवर्सिटी इंडेक्स कैसे निकालना है, तो ये चीज याद रख लेना कि डाइवर्सिटी जो होती है वो सम टोटल होता है इवननेस का प्लस रिचनेस का। रिच क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने अलग अलग तरह की कितनी स्पीशीज हैं। दूसरी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नंबर और दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर में कितना डिफरेंस है, तो वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये स्पीशीज इवननेस और डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये जो मैंने आपको समझाया ये सारे के सारा इसमें है। तो स्पीशीज की इवननेस और डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, इसको एक बार देख के आप चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मेजर करता है भाई? डाइवर्सिटी इंडेक्स मेजर क्या करता है? तो आप बोलोगे डाइवर्सिटी इंडेक्स मेजर करता है दोनों रिचनेस एज वेल एज इवननेस, दोनों ही मेजर करता है। तो ये दोनों को मेजर करेगा और वो फिर आपका डाइवर्सिटी इंडेक्स है। ओके, जो स्पीशीज रिचनेस है वो किस चीज से रिलेटेड है? रिचनेस किस चीज से रिलेटेड है? तो स्पीशीज रिचनेस आपको ये बताती है कि अलग अलग तरह की स्पीशीज कितनी हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, अलग अलग तरह की स्पीशीज कितनी है। जैसे आप बोलेंगे ये इस तरह की जो स्पीशीज हैं 10 हैं, ये स्पीशीज आपकी 20 हैं, तो रिचनेस इज रिलेटेड टू अलग अलग तरह की स्पीशीज। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो ज्यादा रिच है कंपेयर टू जो आपका ये है फॉर जो आपका डेजर्ट है, तो डेजर्ट में स्पीशीज नहीं होती। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम डिफाइंस इट्स रिचनेस।
फॉरेस्ट जो है वो हाई स्पीशीज होती है, रिचनेस होती है कंपेयर टू डेजर्ट। और इवननेस क्या होती है कि हर स्पीशीज का कितना नंबर है, वो इवननेस है। तो फ्रेंड्स इवननेस क्या होती है किसी इकोसिस्टम की, रिचनेस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास डाइवर्सिटी बनती है। तो ऐसे आपको 2-3 तरह का पता होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज किस चीज से रिलेटेड है। प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज, देखो रेयर स्पीशीज क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है कि जिसको प्रोटेक्ट ना करो तो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो गिर फॉरेस्ट के अंदर जो लॉयन है, मान लो अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो लॉयन खत्म हो जाएगा। अगर लॉयन खत्म हो गया तो एक स्पीशीज कम हो गई, एक स्पीशीज अगर कम हो गई, नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो गया तो रिचनेस कम हो गई। तो बेसिकली रेयर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना जो है वो रिचनेस से रिलेटेड कंसेप्ट है, इवननेस से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं हो, रिचनेस से रिलेटेड कंसेप्ट है। आगे चलते हैं चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तरफ। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड थी भाई साहब, 1859 में बुक लिखी थी और उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बहुत आप जानते हैं एक फेमस बुक है और फेमस आपका डायग्राम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आप देखो पहले बंदर, फिर बंदर से हम होमोसेपियन कैसे बने, वो सारे के सारे जो इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड है और इसके 3 प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड है। तो पहले तो बुक का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फिर क्वेश्चन है कि उन्होंने जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो इसेंशियल कंपोनेंट बताए थे वो कौन से थे। चार्ल्स डार्विन ने कौन से 3 इसेंशियल कंपोनेंट बताए थे नेचुरल सिलेक्शन के लिए, उनका नाम है आपका वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये 3 नाम थे उनके। और क्या होते हैं वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। वेरिएशन मींस जो ट्रेड्स फिजिकल, बिहेवियरल, बायोकेमिकल आपके पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग ट्रेड डिस्प्ले करेगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, और वो चाहे फिजिकल हो, बिहेवियर हो, चाहे बायोकेमिकल हो। अगर आपके पास वेरिएशन है, आपकी स्पीशीज में वेरिएशन है, तो नेचुरली तुम इवॉल्व करोगे, वो वेरिएशन होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ना एनिमल और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, एनिमल का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। आप बोलोगे ये डॉग ये ऐसा बिहेव करता है, दूसरा भी मोर और लेस सेम करेगा। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता, इसलिए वेरिएशन बहुत ज्यादा है बिहेवियर में या बाकी चीजों में भी। ओवर प्रोडक्शन, जो ज्यादा प्रोड्यूस करती है स्पीशीज उसके सर्वाइव करने के ज्यादा चांस होते हैं। तो बेसिकली अगर पॉपुलेशन ज्यादा प्रोड्यूस करती है, मोर ऑफस्प्रिंग मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ज्यादा सस्टेन करने के उसके चांस हैं। इसीलिए जो ज्यादा ब्रीड करती है स्पीशीज वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे एनिमल्स वगैरह हैं वो बहुत, ये अपने लॉयंस वगैरह हैं बहुत कम ब्रीड करते हैं, लॉयंस की ब्रीडिंग उतनी नहीं है, लेकिन मंकीज हो गए, रैबिट्स हो गए, उनके बहुत ब्रीडिंग है, तो वो ज्यादा सर्वाइव करेगा। इसीलिए तो एनिमल आपका लॉयन सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सर्वाइव लॉयन नहीं करता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाता है वो। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, तो जो जिस किसी का ट्रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा होगा वो ज्यादा रिप्रोड्यूस या सर्वाइव कर लेगा, मतलब जहां जिसकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होंगी जिसकी, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाएगा। कौन सा ट्रू नहीं है, हायर स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज होती क्या है, मैंने आपको पहले बताया एंडेमिक स्पीशीज वो है जो पर्टिकुलर एरिया के साथ लिंक्ड है। जैसे ज्योग्राफिक इंडिकेटर होता है, नीलगिरी की मतलब आपने बोला दार्जिलिंग टी, वो दार्जिलिंग की फेमस टी है। या आपने बोला टकीला विस्की होती है आपकी, राइट, मैक्सिको में होता है वो। या आपने बोला कि शैंपेन है, तो वो पर्टिकुलर जगह की। वैसे ही एंडेमिक स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया की। तो एंडेमिक स्पीशीज जहां रिचनेस ज्यादा होगी, क्या वहां एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा होगा। कंजर्वेशन जहां होगी, क्या वहां एंडेमिक स्पीशीज होगा। इवननेस जहां होगी, क्या वहां एंडेमिक स्पीशीज होगा। तो कौन सा ट्रू नहीं है, अब इसको ध्यान से देखना। किसी पर्टिकुलर एरिया का और स्पीशीज के एंडेमिक होने में क्या रिलेशन है।
जितना कोई स्पीशीज रिच होगी उसका ही एंडेमिक होने के चांस ज्यादा हैं। स्पीशीज रिचनेस का मतलब अलग अलग तरह की स्पीशीज हों। एंडेमिक स्पीशीज क्योंकि वहां पे बेसिकली उसको अडेप्ट करना ज्यादा आसान है। और कंजर्वेशन क्या बोलता है, अगर वहां पे कंजर्वेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर स्पीशीज को वहां सर्वाइव करना आसान है। बेसिकली अगर किसी जगह पे रिचनेस ज्यादा होगी मतलब वहां पे अलग अलग तरह की स्पीशीज ज्यादा होंगी। अगर किसी जगह पे अलग अलग तरह की स्पीशीज ज्यादा होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो पर्टिकुलर स्पीशीज के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं कोई जंगल आपको ऐसा दे दूं जहां शेर ही है बस और कुछ नहीं है, तो क्या शेर सर्वाइव कर जाएगा? नहीं करेगा। तो जहां पे कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज सर्वाइव करती है वो इसलिए करती है कि वहां पे बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिससे उसको अडेप्ट करना आसान होता है। इसीलिए अगर तुम ये देखना चाहते हो ना कि एंडेमिक स्पीशीज सर्वाइव कर रही है किसी जगह, वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत एनरिच होती है। बायोडाइवर्सिटी एनरिच मतलब इवननेस भी होती है वहां पे और रिचनेस भी होती है, वही तो डाइवर्सिटी बताई हमने। तो एंडेमिक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है, रिच भी होना चाहिए और वहां पे आपका कंजर्व्ड भी होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसका एग्जांपल है। और यहां बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो रिच हैं और साथ ही साथ एंडेमिक भी हैं। आप ये देखोगे कि जो मैंने आपको बताया था मतलब एंडेमिक स्पीशीज के एग्जांपल, वो हाईली बायोडाइवर्स रिच एरियाज के अंदर ही हैं। ओके, मैक्सिमम एंडेमिक स्पीशीज इंडिया में कहां पे हैं? वेस्टर्न घाट में। मैंने आपको बताया कि वो यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स में भी आता है ये वेस्टर्न घाट। और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट को कवर करता है और उसमें बहुत से अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं और रिचनेस है उसमें। 325 थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, एंडेमिक स्पीशीज जो यहां पे हैं। हेडक्वार्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो फील्ड ऑफ जूलॉजी में रिसर्च करता है और इसका